नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कृषि पाठशाला पे स्वागत है। हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत बाजरे को पढ़ रहे थे। बाजरे की संभवतः आप सभी लोगों की आखिरी क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी, तो जो भी बची हुई चीज़ें हैं आज हम सभी लोग एक करके देख लेंगे। तो बात करते हैं, पहले हम सभी लोगों ने HB10 तक पढ़ लिया था, जो हमारी किस्म थी HB10। तो उसमें क्या था, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षाकृत अच्छी पाई गई। इस किस्म का विकास पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा लुधियाना से किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। इस किस्म की बाली की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, हालांकि जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप समझ लीजिए। और फसल 90 से 95 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। तो इसका टाइम पीरियड हो गया। बाजरा की संकुल किस्मों पर आज हम सभी लोग बात करेंगे। जो उसकी संकुल किस्में हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से, एक एक करके समझते हैं। AP कंपोजिट MT। तो अब इसके अन्य पहलुओं पर बात करते हैं। हमारी किस्म कौन सी? AP कंपोजिट MT। तो यह एक प्रकार की अगेती किस्म है। किस प्रकार की किस्म है? मान लेते हैं आपको ऑप्शन दे दिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजरा की अगेती किस्म का उदाहरण है। तो AP कंपोजिट भी आपका ऑप्शन में शामिल है, तो यह सही हो जाएगा। इसके जो पौधे होते हैं अपेक्षाकृत छोटे कद के होते हैं। जो AP कंपोजिट MT है दोस्तों, यह अगेती किस्म का एक उदाहरण है, और जिसके पौधे होते हैं अपेक्षाकृत छोटे कद के होते हैं। उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसकी खेती असिंचित तथा सिंचित दोनों अवस्था में की जाती है। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपस्थित हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं अभाव भी है, वहाँ के लिए भी यह किस्म जो है उपयुक्त मानी जाएगी। फसल का जो टाइम पीरियड होगा करीब 80 से 85 दिन में पक करके यह तैयार हो जाती है। तो AP कंपोजिट MT जो आपकी है अगेती किस्म का उदाहरण है। छोटे कद की होती है, अपेक्षाकृत उपज भी अधिक पाई जाती है इसकी। सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों पर इसकी खेती की जाती है, और 80 से 85 दिन में पक करके यह तैयार हो जाती है। अगली हमारी किस्म है कंपोजिट 3। तो कंपोजिट 3 में इस किस्म की उपज जो होती है अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? तो इसकी जो उपज होती है काफ़ी मायने में कम होती है। ड्वार्फ कंपोजिट क्या है, इसको समझते हैं। यह फसल 85 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। बाजरे कुछ नई किस्मों की बात करें तो NBH 149, VBH और ये सभी बाजरे की नई किस्में। बाजरे की नई किस्मों में ICMV 155, कौन सी? तो ICMV 155 किस फसल का उदाहरण है, किसकी किस्म है? तो बाजरे की, इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तो अगर पूछा जाता है किस किस्म की खेती पूरे भारतवर्ष में बाजरे की करी जाती है, तो ICMV 155 की खेती पूरे भारतवर्ष में करी जाती है। बाजरे की अगेती किस्में MS 306 तथा NS 338, MP 204, MP 205, ये सभी बाजरे की अगेती किस्म का उदाहरण है। अभी पूर्व में भी हमने एक बाजरे की अगेती किस्म के बारे में बात करी। अन्य अगेती किस्मों की बात करें तो MP 204, 205, MS 306, NS 338, ये सभी क्या है? बाजरे की अगेती किस्म के उदाहरण हैं। अच्छा, कंपोजिट 6, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म का उदाहरण है, और ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है कि किस्म जो चारे के लिए सबसे अच्छी किस्म है। तो कौन से चारे के लिए? कंपोजिट 6 जो बाजरे की किस्म है चारे के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उपज चारे की 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकती है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 1.9% तक होती है। तो कंपोजिट किस्म किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? तो चारे के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी उपज जो है करीब 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाती है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 1.9% तक होती है। ठीक है, कंपोजिट 6 की बात करें तो जो ICMV 155 की बात करें तो यह पूरे भारतवर्ष में खेती करी जाती है। कुछ अगेती किस्में कौन कौन सी हैं? तो MP 204, MP 205 और NS 338, MS 306 सभी अगेती किस्मों के उदाहरण हैं। पंजाब में टाइप 55 तथा A1/3 चारे और दाने के लिए प्रचलित है। कहाँ पर? तो पंजाब में जो टाइप 55 तथा A1/3 और चारे और दाने के लिए प्रचलित A1/3 किस्म जो है सूखा वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। ये जो किस्म है पंजाब में उगाई जाती है, अपेक्षाकृत सूखा वाले क्षेत्रों में भी यह बेहतर साबित होती है। बाजरे की संकुल किस्मों में WCC 75, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। WCC 75, राज 171, CMV 155, ये सभी संकुल किस्मों के उदाहरण है। ऐसा हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा ही। गवर्नमेंट नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती किसी एक किताब को पढ़ करके, तो आपको तैयार तो करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। बाजरा की संकर किस्में पूसा 23, पूसा 323, MH 179 है। तो ये सभी याद रखिए आप सभी लोग। बाजरा की संकुल किस्मों के कौन कौन से उदाहरण हैं?
WCC 75, राज 171, CMV 155 और संकर किस्में कौन कौन सी हैं? तो पूसा 23, 323, MH 179 ये सभी संकर किस्मों के अंतर्गत शामिल है। और जो A1/3 है यह आपकी किस्म जो है सूखा वाले क्षेत्रों के लिए काफी अनुकूल है। अब तमिलनाडु वाले एरिया की बात करें तो को1, को2, को3 और नदम कुंभू किस्में अच्छी पाई जाती हैं। तमिलनाडु के लिए को1, को2, को3 और नदम कुंभू ये सभी तमिलनाडु वाले इलाके के लिए अच्छी पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में मालविंद्रो प्रसिद्ध है। अच्छा, मालविंद्रो किस्म काफी चर्चित है, एक बार प्रश्न आया हुआ भी है कि मालविंद्रो किस्म किस फसल की एक प्रकार से कह सकते हैं कि किस्म है? तो बाजरे की। महाराष्ट्र में मालविंद्रो प्रसिद्ध किस्म है। पूसा मोती यह भी एक महत्वपूर्ण किस्म है। पूसा मोती बाजरे की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई। तो पूसा मोती का विकास किसके द्वारा करा गया? पूसा मोती का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई। मालविंदो महाराष्ट्र में काफी फेमस है। तमिलनाडु के लिए को1, को2, को3 और नदम कुंभू ये किस्में तमिलनाडु के लिए काफी अच्छी मानी गई। अब उत्तर प्रदेश की कुछ स्थानीय प्रजातियों की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमें दोस्तों एग्जाम देना है, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से तो हमें अक्सर चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो इसकी कुछ स्थानीय प्रजातियां कौन कौन सी, जैसे कि HB2, HB4 किस्में अच्छी मानी गई। तो उम्मीद है तो ये दो ही हैं, तो आप लोग याद रखिए इसको, खासकर HB2, HB4 ये सभी आप लोग ऐसे याद रखिए। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थानीय जातियां निकाली गई हैं। HB2, HB4 उत्तर प्रदेश के लिहाज से अच्छी मानी जाती हैं। तो ये एक बार फिर से समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पूसा मोती भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो HB2, HB4 हो गई। तमिलनाडु की को1, को2 और नदम कुंभू ये किस्में तमिलनाडु की हो गई। मालविंद्रो, माँ से मालविंद्रो हो गया और माँ से महाराष्ट्र हो गया, ये वहाँ की काफी फेमस किस्म हो गई। अब बाजरे की हरी बाली रोग या फिर इसको हम मृदुल आस्था रोग कहते हैं, इसको देख लेते हैं। बाजरे की हरी बाली रोग या फिर मृदुरोमिल आस्था, ग्रीन ईयर डिसीज और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ये काफी पूछा जाता है कि बाजरे की हरित बाली रोग या जो जिसे हम ग्रीन ईयर डिसीज कहते हैं या फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कहते हैं, किसके द्वारा होता है? तो या तो पहली बात तो यह कवक के द्वारा फैलता है। किस प्रकार की कवक के द्वारा? तो स्कैलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा फैलता है। तो ये सभी आप सभी लोग याद रखिए कि बाजरे की हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिसीज या फिर डाउनी मिल्ड्यू जो बाजरे में लगता है किसके द्वारा फैलता है? तो प्रारंभिक तौर पर तो इसको कवक कहा जाता है। किस कवक के द्वारा? तो स्कैलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के माध्यम से यह फैलता है। इसके स्थानीय नाम की बात करें तो बाबा रोग या फिर कोडिया रोग अथवा गोगिया रोग भी इसको कहा जाता है। जो ये रोग होते हैं स्थानीय तौर पर अगर इनको क्या कहा जाता है? बाबा रोग, कोडिया रोग, गोगिया रोग, ये सभी किसको कहा जाता है? तो जो स्कैलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के माध्यम से जिन रोगों का प्रसार होता है उसको हम सभी लोग स्थानीय रूप से बाबा रोग, कोडिया रोग या फिर गोगिया रोग के नाम से जानते हैं। जब यह रोग जो काफी उग्र अवस्था में होता है तो 40 से 50% पौधे जो होते हैं ग्रस्त हो जाते हैं। जब यह रोग अपना प्रभाव छोड़ता है तो अमूमन 40 से 50% जो पौधे होते हैं इससे प्रभावित होते हैं। इस रोग के प्रारंभिक लक्षणों की बात करें, इस रोग का लक्षण पौधों की प्रारंभिक अवस्था में देखा जा सकता है। पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ग्रो करने की, उसमें इन लक्षणों को देखा जा सकता है। रोग के मुख्य लक्षण कौन से? जैसे पत्तियां तथा बालियों पर दिखाई देते हैं। ये जो रोग होते हैं पत्तियों पर या फिर बालियों पर दिखाई देंगे इनके लक्षण। रोग ग्रसित पौधे की बालियों के आंशिक छोटी व्याकृत हरी पत्तियों का समूह दिखाई देगा। इसी कारण से इसे हम हरी बाली रोग भी कहा जाता है। इस रोग के फूल में सभी हिस्से इसी तरह के पत्ती के आकार के हो जाते हैं और बालियों में अमूमन दाने नहीं बनते। ये सभी हरित बाली रोग के एक प्रकार से लक्षण हो गए। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में दिखते हैं, पत्तियां तथा बालियों पर लक्षण पैदा होते हैं। यह रोग बीज और मिट्टी दोनों के द्वारा फैलता है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है? बीज के साथ साथ तो फैलता ही है। अगर उचित प्रकार का प्रमाणित बीज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्टेड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके द्वारा तो फैलेगा ही और मिट्टी के द्वारा भी फैलेगा। बाजरे की हरित बाली रोग का कवक मृदा में पड़े अवशेषों तथा बीजों पर उत्तरजीवित रहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि बाजरे की हरित बाली रोग का जो कवक होता है मृदा में पड़े हुए अवशेषों, जैसे कि मान लेते हमने कोई फसल लिया, ठीक, उसकी कटाई करी तो उसके जो कुछ खेत में जो अवशेष बचे या फिर बीज रह गए तो उसकी
बीजों पर ये क्या रहते हैं, उत्तर जीवित रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। खेत में रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों पर रोग का फैलाव, जैसे जो खेत में रोगी पौधे होते हैं, अब उनसे स्वस्थ पौधों पर जो रोग का फैलाव होता है वर्षा के द्वारा, जल, वायु, कीटों आदि के द्वारा लाए गए कवक बीजाणुओं द्वारा होता है। मान लेते हैं कि ये एक क्रॉप है, एक प्रकार रोगी डिसीज है, ठीक है, ये हो गया आपका रोगी। ये बी पौधा है, ये स्वस्थ पौधा है, ये स्वस्थ पौधा है। अब यहां से जब भी ये चीजें फैल रही हैं, इस पे यहाँ चीजें जब इस पे फैल रही हैं तो क्या हो रहा है, रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों पर रोग का फैलाव वर्षा, जल, वायु या कीटों द्वारा लाए गए कवक के बीजाणु जो होते हैं उनके माध्यम से ये रोग अपेक्षाकृत रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे की ओर फैल रहे होते हैं। बाजरे का अर्गाट रोग जो है, अर्गाट डिसीज, अब बाजरा की बात करें तो एक प्रकार से कवक के माध्यम से फैलता है, जिसका नाम क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला है। किसके द्वारा फैलता है, तो अर्गाट, जो बाजरे का अर्गाट रोग है एक प्रकार से कवक के माध्यम से, जिसका नाम क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला के माध्यम से फैलता है। ये तो सभी पीछे जो आप सभी लोगों ने पढ़ा, ये तो सभी हो गए ग्रीन ईयर डिसीज के लक्षण। ये पत्तियां सामूहिक रूप से हरी होती है, आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। इसका स्थानीय रोग, बाबा रोग, कोडिया रोग, ये सभी होते हैं, इसके माध्यम से फैलता है। तो आप सभी लोगों ने कितना पौधे ग्रस्त होते हैं, इस सब पर हम सभी लोग बात कर चुके। अब आप बात करेंगे अर्गाट रोग पर, ठीक है। तो ये क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला के माध्यम से फैलता है। अच्छा, आप सभी लोग इसके किसके माध्यम से फैलता है याद जरूर रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अर्गाट रोग के लक्षणों की बात करें, लक्षण में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम बालियों पर दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि इसमें प्रारंभिक तौर पर पत्तियों पर दिखाई दिए थे, तो इसमें बालियों पर भी दिखाई देंगे। सबसे पहले विभिन्न अनुसूकियों से एक चिपचिपा गुलाबी शहद जैसा द्रव निकलता है। जब अर्गाट रोग से प्रभावित होता है बाजरा, तो क्या होता है, उसमें शहद जैसे चिपचिपा पदार्थ में देखने को मिलता है, निकलकर उसके ऊपर फैल जाता है। वह अवस्था मधुरस अवस्था कहलाती है। जब यह फैलता है दोस्तों, तो उस स्टेज को हम सभी लोग क्या कहेंगे, मधुरस अवस्था कहेंगे। जैसे कि अर्गाट रोग का लक्षण सर्वप्रथम बालियों पर दिखाई देता है। सबसे पहले विभिन्न अनुसूकियों से एक चिपचिपा गुलाबी शहद द्रव जो निकलता है उसके ऊपर फैल जाता है। तो यह जो स्टेज कहलाएगी मधुरस अवस्था कहलाएगी। फूल आते समय वातावरण में नमी के कारण रोग का प्रकोप जो होता है बढ़ जाता है। इसके कारण, नमी के कारण जो होता है रोग का प्रकोप, जब वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक होती है, उपस्थित होती है, तो क्या होता है कि जब फूल आ रहे होते हैं तो इस समय इसका रोग का जो प्रकोप होता है अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक बीजों के साथ तथा मृदा में रोगग्रस्त पौधों अवशेषों के साथ स्क्लेरोसिया के रूप में प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। तो इस रोग से उत्पन्न करने वाला कवक, जो कवक होता है, वह बीजों के साथ क्या करता है तथा मृदा में रोगग्रस्त जो पौधे अवशेष होते हैं उनके साथ स्क्लेरोसिया के रूप में प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक, किस रूप में पड़ा रहता है, तो इसको आप याद रखिए, स्क्लेरोसिया के रूप में प्रसुप्त अवस्था में जो उसकी स्टेज होती है उसमें वो पड़ा रहता है। अच्छा, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रमाणित बीजों को हमेशा बोना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए कवकनाशी जाइम 2 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर प्रति पेड़ के दर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 3 छिड़काव कर देना चाहिए। बीजों में मिले स्क्लेरोसिया को दूर करने के लिए, किसको, तो स्क्लेरोसिया को दूर करने के लिए बीजों को 10% साधारण नमक, बीजों को क्या करना चाहिए, 10% साधारण नमक के घोल में डुबाने से स्क्लेरोसिया घोल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो 10% साधारण नमक का घोल होता है, जो उसको हम डुबा देंगे तो स्क्लेरोसिया जो होंगी घोल के ऊपर तैरने लगेंगे। इसको छानकर बीजों को सुखा लेना चाहिए। बाजरे का कंड रोग, कौन सा रोग, बाजरे का कंड रोग, स्मट ऑफ बाजरा की बात करें तो यह भी एक कवक के माध्यम से फैलता है। कौन, तो स्मट ऑफ बाजरा, यह एक कवक के माध्यम से फैलता है, ठीक है, जिसका नाम टोलीस्पोरियम पेंसिलरी है। क्या है, तो टोलीस्पोरियम पेंसिलरी के माध्यम से यह फैलने का कार्य करता है। तो जो स्मट ऑफ बाजरा किसके माध्यम से फैलता है, तो टोलीस्पोरियम पेंसिलरी के माध्यम से फैलता है। आप सभी लोग याद रखें, स्मट ऑफ डिजीज किसके द्वारा फैलता है, अर्गाट ऑफ बाजरा किसके द्वारा फैलता है, और डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा फैलता है, सभी आप सभी लोग याद रखिए। तो स्मट ऑफ बाजरा एक प्रकार के कवक द्वारा फैलता है। उस कवक का नाम क्या है, तो टोलिपोस्पोरियम पेंसिलेरी करके इसका नाम है। अच्छा, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्मट ऑफ डिसीज टोपी के माध्यम से फैलता है, टोपी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आसानी रहेगी आपके याद करने के लिए।
टोपी के माध्यम से। तो टोपी का टो का तात्पर्य हो गया आपका टोलीपोस्पोर्मियम, ठीक है, और पी का माध्यम हो गया पेनिसिलिरी। ये तो आसानी रहेगी आपको याद करने के लिए, तो आप सभी लोग ऐसे समझ के याद रखें, क्योंकि बहुत सारे याद रखने तो कंफ्यूजन हो सकता है। जिस फसल को 30% जो इस रोग से जो प्रभावित क्रॉप होगी आपकी, अमूमन उसमें 30% की हानि हमें देखने को मिलती है। इस रोग में दाने वास्तव में कंड सोरस में बदल जाते हैं। जो दाने होते हैं वास्तव में कंड सोरस में बदल जाते हैं। यह एक मरदोल रोग है, सॉयल बॉर्न डिसीज है। सॉयल बॉर्न डिसीज है कौन सा? स्मट डिसीज, जैसे कि आपने इधर देखा होगा स्मट, मट, ठीक है, कंड रोग, SMUT। तो माँ से आपका हो गया मट और माँ से हो गया आपका मरदौड़। आप लोग जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। स्मट डिसीज, मरदौड़ रोग कहने का तात्पर्य है कि सॉयल बॉर्न डिसीज है, मरदौड़ रोग है, मृदा में पड़ी कंड बीजाणुओं की गेंदों से या उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मृदा में पड़ी जो कंड बीजाणु होते हैं उसके माध्यम से फैलने का कार्य करता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? स्मट ऑफ डिसीज के लिए, स्मट ऑफ बाजरा के लिए, जो भी कंड रोग है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? स्मट ऑफ बाजरा के लिए क्या किया जाना चाहिए कि पूसा मोती जो क्रॉप है दोस्तों उसको उगाना चाहिए। ये एक प्रकार की रोगरोधी किस्म है, इसको उगाया जाना चाहिए। तो अपेक्षाकृत इसका प्रकोप देखने को कह सकते हैं कि नगण्य रहेगा। बाजरे में रस्ट रोग का प्रकोप एक कवक के द्वारा होता है जिसका नाम पक्सीनिया पेनिसिटी के माध्यम से। तो रस्ट किसके द्वारा? पीपी के माध्यम से फैलता है, पीपी के माध्यम से रस्ट फैलता है, ठीक है। पीपी किसके द्वारा फैलता है? रस्ट किसके द्वारा फैलता है? तो पीपी के माध्यम से। पक्सीनिया और पेनिसिटी आपका हो गया जिसके माध्यम से बाजरे में जो रस्ट होता है फैलने, उसके माध्यम से फैलता है। तो रस्ट का जो प्रकोप होता है पुष्प आने के समय में होता है। कब होता है? तो पुष्प आने के समय होता है। इस रोग का प्रकोप दक्षिण भारत में अधिक होता है। तो रस्ट का प्रकोप जो होता है पुष्प आने के समय में होता है, और इस रोग का जो प्रकोप होता है कहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत जो आपका ये वाला इलाका है भारत का, ये एरिया जो है दक्षिण भारत का, यहाँ पर आप सभी लोगों को रस्ट का प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। रस्ट प्रभावित क्षेत्र। तो रस्ट प्रभावित क्षेत्र जो है कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण भारत में इसका प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलेगा। रस्ट की रोकथाम के लिए 0.2% डाईएथेन का तथा कैप्टान घोल का छिड़काव किया जाना चाहिए। जिस खेत में दीमक लगने का प्रकोप होता है उस खेत में क्या किया जाना चाहिए? बुवाई के समय 5% एल्ड्रिन अथवा हेप्टाक्लोर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कूड़ों में डालना चाहिए। दीमक का प्रकोप शुष्क मृदा से अधिक फैलता है, ठीक है। बाजरे में व्हाइट ग्रप्स, जो बाजरे की व्हाइट ग्रप्स होती है का आक्रमण बीजाकुरण के जड़ों को खा जाता है। ग्रप्स की लार्वा अवस्था जो होती है सबसे अधिक नुकसानदायक होती है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये पूछा जाता है कि व्हाइट ग्रप की कौन सी एक ऐसी स्टेज है जो सर्वाधिक नुकसानदायक होती है? तो ग्रप्स की लार्वा अवस्था सबसे अधिक नुकसानदायक होती है। ग्रप्स की रोकथाम के लिए 10 दानेदार थेमेट 15 किलोग्राम या फिर प्यूरोडान के 3% दानेदार 30 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये आप लोग सिर्फ समझ लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग पढ़ दो खैर सारा लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इतना फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे कि व्हाइट ग्रप की कौन सी एक ऐसी स्टेज है जो सर्वाधिक नुकसान करने का कार्य करती है? तो लार्वावस्था। और बाकी किसके माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? अमूमन कौन सा खरपतवार नाशी जिनका नियंत्रण के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल एक आध बार पूछ भी लिया जाता है। बाजरे की जो सूट फ्लाई का प्रकोप पौधों की बढ़वार की शुरू अवस्था में होता है। जैसे कि यही पूछ लिया गया कि सूट फ्लाई का प्रकोप कब होता है? तो आरंभिक अवस्था में होता है। उत्तरी भारत का सूट फ्लाई उत्तरी भारत का भयंकर रोग है, भयंकर कीट है, ठीक है। कीट की मैगॉट इल्लिया अवस्था सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो यह भी एक काफी चर्चित चीज है कि फ्रूट फ्लाई की कौन सी अवस्था जो होती है नुकसान करने का कार्य करती है? तो फ्रूट फ्लाई की इल्लिया अवस्था, जो इल्लिया मैगॉट स्टेज होती है, यह अवस्था सर्वाधिक नुकसान देने का कार्य करती है। पौधों को काट देती है जिससे डेड हार्ट बन जाते हैं। पौधों का करने का कार्य करती है, काट देती है जिससे डेड हार्ट बन जाते हैं। बाजरे की तना मक्खी की रोकथाम के लिए, जो तना मक्खी होती है उसको रोकथाम के लिए 15 किलोग्राम फोरेट चूड़ी कूड़े में डालना चाहिए, जिससे अपेक्षाकृत प्रभावी रोकथाम किया जा सकता है। बाजरे में हेयर कैटरपिलर का भी प्रकोप होता है। हेयर कैटरपिलर का कहीं कहीं हेयर आपको देखने को मिलेगा, कैटरपिलर का प्रकोप होता है। इसका प्रकोप पौधे की प्रारंभिक अवस्था में होती है। जो हेयर कैटरपिलर होता है उसका प्रकोप जो होगा
पौधे की प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलेगा। रोकथाम इतना आपके लिए खास नहीं, तो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। पर ऐसे याद रखिए कि हेयर कैटरपिलर का जो प्रकोप होगा प्रारंभिक अवस्था में होगा। फ्रूट फ्लाई का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फ्रूट फ्लाई जो होगी, फ्रूट फ्लाई जो रहेगी मैगॉट अवस्था, लिया अवस्था, ये इसके नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है फ्रूट फ्लाई का। वहीं व्हाइट ग्रब की लार्वा अवस्था, फ्रूट फ्लाई मैगॉट इसकी अवस्था पहचान नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। और जो व्हाइट ग्रब की बात करें तो इसकी लार्वा स्टेज अपेक्षाकृत अधिक नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये तो होगी कौन कौन सी स्टेज है किसके नुकसान करने का कार्य करते हैं। इन सब में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बाकी पीछे तो हमने बात कर ही लिया किसके किसके लिहाज से कौन किसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, उसको याद रखिए आप लोग। अब जैसे कि मैंने ये एक पास लिख भी दिया है ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि वो थोड़ा पृथक था, अलग अलग था, विस्तृत रूप से था। और यहाँ पर संक्षिप्त रूप एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेन जो पूछे जाते हैं उनका देख लेते हैं सभी को हम सभी लोग। रस्ट पक्सीनिया पेनिसिटी के माध्यम से, तो रस्ट किसके द्वारा फैलता है, पीपी के माध्यम से। बाजरे की बात हो रही, पक्सीनिया और पेनिसिटी। डाउनी मिल्ड्यू स्कैलोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा फैलता है, तो स्कैलोस्पोरा और ग्रैमिनिकोला के माध्यम से फैलता है। अर्गाट अब बाजरा या सुगैरी डिसीज किसके द्वारा फैलती है, तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा। ठीक है, इसमें टोपी के माध्यम से फैलता है, टोपी के माध्यम से, इसमें टोपी के माध्यम से फैलता है। तो टोलिस्पोर्मियम पेनिसिलियरी। ये तो हो गए बाजरे के कुछ प्रमुख रोग, आप सभी लोग याद रखिए। रस्ट की बात करें तो पक्सीनिया पेनिसिटी के माध्यम से फैलता है। वहीं डाउनी मिल्ड्यू स्कैलोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के माध्यम से फैलता है। अर्गाटा सुगैरी डिसीज क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा फैलती है। स्मट की बात करें तो टोपी अर्थात टोलिस्पोर्मियम पेनिसिलियरी के माध्यम से फैलता है। ये सभी किसके हैं, एक प्रकार की कवक हम कह सकते हैं। इन सब के माध्यम से रोग फैलने का कार्य करते हैं। पीछे तो हमने एक एक करके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों पढ़ लिया। अब इसकी उपज देख लेते हैं, कितनी इसकी उपज रहती है। सिंचित फसल की अगर हम बात करें कितनी उपज रहती है, तो 25 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। जो सिंचित वाला इलाका है वहां पर बाजरे की उपज कितनी रहेगी, तो 25 से लेकर के 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के माध्यम से रहती है। वर्षा आधारित फसल 12 से 15 किलो में कुंटल प्रति हेक्टेयर के माध्यम से रहेगी। चारा, चा से आपका हो गया चारा, चा से हो गया आपका 400। तो ऐसे याद रखिए 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 300 अपने आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो चा से चारा हो गया आपका, चा से 400 हो गया। तो चारे के लिए 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, वर्षा 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और सिंचित वाले जो इलाके हैं 25 से लेकर के 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के माध्यम से इसकी उपज होती है। तो ये जो भी बाजरे को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके एग्जाम के लिहाज से, मैंने उन सब पर बात कर ली है करके। उम्मीद है दोस्तों शायद ये आपके लिए इतना पर्याप्त होगा, लेकिन 100% कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर इसी से आएगा। ये तो एग्जामिनर के बनाने वाले के मूड पर निर्भर करता है वो किस प्रकार के प्रश्न को उठाता है। बाकी खैर मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए, पढ़ लेंगे तो इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लें, पूसा मोती आपकी हो गई। ये तो काफ़ी प्रचलित किस्म है, ऐसा भी पूछा जाता है कि पूसा मोती किसकी किस्म है, तो बाजरे की किस्म है। किसके माध्यम से कौन सा रोग फैलता है मैंने बाद में भी पढ़ लिया और विस्तृत रूप से भी हम सभी लोगों ने पढ़ लिया। और ये याद रखिए किसके द्वारा ये विकसित करी गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से विकास किया गया इसका। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो HB2 HB4 अच्छी मानी गई है, इसकी स्थानीय किस्में हो गई। ठीक है, और A1/3 जो किस्म है चारे और दाने के लिए किस्म है, के साथ साथ या सूखे के प्रति भी सहनशील है। बाजरे की संकर किस्म इनको याद रखिए। ICMU 155 की खेती पूरे भारतवर्ष में करी जाती है। अगेती किस्मों को याद रखिए। कंपोजिट 6 ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बार आई हुई भी है। किस्म चारे के लिए सबसे अच्छी किस्म है। 400 कुंटल हेक्टेयर के माध्यम प्रति हेक्टेयर के माध्यम से इसकी उपज। ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 1.9% होती है।
और एपी कंपोजिट एमटी याद रखिए, यह अगेती किस्म का उदाहरण है। प्रचलित किस्में एक प्रकार से कह सकते हैं सिंचित और सिंचित इलाकों में उगाई जाती है। HB5 किसके द्वारा विकसित करी गई, ये महत्वपूर्ण तथ्य IRI नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई, इसको याद रखिए। HB4 किसके द्वारा विकसित की गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई। इसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य अगर मोटे तौर पर बात करें कि बहुत ज़्यादा आपको क्या याद रखना चाहिए। HB1 काफ़ी प्रचलित किस्म है और काफ़ी कई बार पूछी भी गई है। तो इस किस्म का विकास टिफ्ट 23 इंटू बिल 3B के संकरण के द्वारा तैयार करी गई, वर्ष 1965 में तैयार की गई। सिंचित व सिंचित दोनों अवस्था में इसकी उगाही की जा सकती है। डाउनी मिल्ड्यू और गार्ड नामक प्रकोप के प्रति इसका प्रभाव नहीं रहता है रोगों का इस पर। तो ये तो हो गई HB1 किस्म। और ये बुआई की दिशा महत्वपूर्ण है कि बाजरे में पौधे की पंक्तियां उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। बुआई की दिशा सनराइज एंड सनसेट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे उपज में 10 से 15% से लेकर के उपज में वृद्धि होती है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो कृषि संस्थान नैनी इलाहाबाद के माध्यम से कहा गया। आमतौर पर यह पूछा जाता है दोस्तों कि अट्राजिन का खरपतवार नियंत्रण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए। यह भी काफ़ी फेमस चीज़ है कि जिंक की 2 से 5 ग्राम मात्रा का पत्तियों पर छिड़काव करने से दानों की उपज में वृद्धि होती है। और एक बार देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप लोग उसको बार बार पढ़ लें। बाकी पढ़ना तो खैर आपको सभी सब कुछ है। अंतरण याद रखिए, खेत में पौधे का 45 × 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर एक स्थान पर एक ही पौधा रोपना चाहिए, ठीक है। बीज दर याद रखिए कि 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। पौध संख्या याद रखिए, प्रति हेक्टेयर के मामले में 1,75,000 से लेकर के 2 लाख के आसपास करीब है। अच्छा, प्रचलित कई स्रोतों में यह भी दिया 1,66,000, यह भी याद रखिए। गहराई याद रखिए, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई करनी चाहिए। सीड ड्रिल से बाजरे की बुआई सबसे अच्छी सीड ड्रिल से करने पर होती है। बीज उपचार के लिए 250 ग्राम रसायन पर्याप्त होता है। प्रमाणित के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। मृदा किस प्रकार की अच्छी होती है, कौन सी किस्म है, उत्तर भारत में किस किस प्रकार की कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसको भी याद रखिए आप सभी लोग। तापक्रम याद रखिए 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी भारत में बाजरे की खेती खरीफ मौसम में की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और दाने का प्रकार पैरियोप्सिस प्रकार का कहलाता है। बाजरे का जो बीज होता है पैरियोप्सिस कहलाता है। ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। 40 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर भी इसकी खेती आमतौर पर करी जा सकती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर बाजरा को उगाया जा सकता है। पौधे की बढ़वार के लिए किस प्रकार की जलवायु, तो नम तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, मोटे तौर पर अगर कहें। बाकी तो अतिरिक्त जैसे कि स्वच्छ तापमान वगैरह सबकी आवश्यकता होती है समय अनुसार। एक पुष्पक्रम में लगभग 800 रेलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बाजरे के पुष्प स्त्री पूर्व प्रोटोजीनियस होते हैं, अर्थात उसमें मादा अंग जो है नर अंग से पहले परिपक्व हो जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसका बाजरे का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्य रूप से मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद जिलों में करी जाती है। बाजरे में जो स्पाइकिकाएँ होती हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 4 होती हैं, इनको याद रखिए। अधिक क्षेत्रफल वाले बाजरे की अगर देशों की बात करें, चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान, मिस्र, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो आरंभ याद रखिए, चीन हो गया आपका, भारत, पाकिस्तान, जो 3 याद रखिए, काम चल जाएगा। बाजरे की न्यूट्रिशन वैल्यू की अच्छे से याद रखिए। प्रोटीन की मात्रा 11.6%, वसा 5%, जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 67%, खनिज 2.7%, विटामिन ए तथा विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। गरीब जनता बाजरे को दाने को उबाल करके प्रयोग करती है। उत्तरी भारत में जाड़े के दिनों में रोटियों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोटियों के रूप में। जो नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर की बात करें, जैसे कि जो संकर प्रजाति है उसके लिए नाइट्रोजन 80 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम। वहीं जो देसी किस्में उनके लिए नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम और फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम।
किस प्रकार किस समय इनको दिया जाना, इस सब पर सभी लोग बात कर चुके हैं। पूर्व के लेक्चर को देखिए दोस्तों। और भूमि पर भी अच्छे से बात किया है, लेकिन जो बलुवर दोमट मिट्टी है सर्वोत्तम इसके लिए मानी जाती है। कौन कौन से मंडल हैं उत्तर प्रदेश के? आगरा, बरेली, कानपुर मंडल, इन सब में इनकी खेती करी जाती है। और बाजरा पट्टी के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसको हम सभी लोग पूर्व के लेक्चरों में अच्छे से बात कर चुके हैं वितरण एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत। उत्पत्ति वर्ष 1937 के अनुसार बाजरा का उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष है। कुछ वैज्ञानिक अफ्रीका को बाजरा का जन्म स्थान मानते हैं, क्योंकि बाजरा की करीब 32 जातियों में से 30 जातियां दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसी के कारण अफ्रीका को भी उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और उसका साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लोकम है। और गैमनी या ग्रैमनी या फिर पोएसी कुल से संबंधित है। 2n बराबर 14, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2n बराबर 14 हो गया। ठीक है, अगर n से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 14/2, तो हम इसको n बराबर 7 भी कह सकते हैं। दाने में जो 80% फास्फोरस होता है वह फाइटेट के रूप में उपस्थित होता है। तो ये तो हो गए बाजरे से संबंधित किस्में। अब हम सभी लोग अगला हमारा लेक्चर क्रॉप साइंस के अंतर्गत ज्वार पर होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। खैर अभी आपका एग्जाम की कोई सूचना भी नहीं कब होने वाला, तो आराम से पढ़ेंगे। खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।